Hello everyone. So in this particular video, we will discuss about shear center. This is a newly introduced topic in GATE exam for mechanical engineering. Mechanical में नया added topic है. Now what actually is the shear center और इसका आखिर significance क्या है? Let us understand this. और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बस थोड़ा सा ध्यान देके इस चीज़ को हमको समझना है. ओके, तो हमने बेंडिंग के बारे में देखा. When the load is applied on the beam, फिर से मैं उस चीज़ को रिवाइज करा देता हूँ. Let's suppose we are having a beam and the load is applied on this particular beam. So it will produce a shear force. अगर मैं कोई भी एक सेक्शन काटूँ तो यहाँ पर इस सेक्शन में मुझे क्या मिलेगा? एक shear force मिलता है और प्लस एक बेंडिंग मोमेंट मिलता है. Getting this or not? Okay. Now, और ये जो shear force है, this shear force produces shear stress, जिसको हम transverse shear stress कह रहे थे, और जो bending moment है, that produces the bending moment. Okay. But इसमें एक चीज़ है कि जो हम यहाँ पर force लगाते हैं in this particular beam, हम जो force लगाते हैं, that force is acted on this particular axis of centroid. जो centroid की axis है, वहाँ पर हमारा force लगता है और जिसके कारण इसमें bending produce होती है. ठीक है, तो ये जो force लगेगा हमारा इस particular axis में लगता है. नाउ लेट सपोज इस एक्सिस में ना लगा के मैं किसी और एक्सिस में लगाता हूँ. लेट सपोज मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ फोर्स. देन व्हाट विल हैपन? यहाँ ना लगा के मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ. ये इसका क्रॉस सेक्शन है. तो यहाँ लगाऊंगा तो क्या होगा? अब ये चीज़ समझ में आ रही है हमको कि इसके अब मैं इसको अगर मैं यहाँ पर ट्रांसफर करता हूँ, इक्वल एंड अपोजिट लोड यहाँ ट्रांसफर होगा. ओके, सो दिस एंड दिस टुगेदर क्रिएट्स अ कपल. मतलब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स ये कपल क्रिएट करेगा. और ये कपल कैसा रहेगा? ये कपल इस पर्टिकुलर बीम को ट्विस्ट करेगा. गेटिंग दिस नॉट? और प्लस साथ में एक ये जो फोर्स है, दिस फोर्स विल प्रोड्यूस बेंडिंग एंड दिस पर्टिकुलर कपल विल प्रोड्यूस ट्विस्टिंग. ओके, तो जब तक वो एक्सिस ऑफ सेंट्रॉइड में लग रहा था हमारा सेक्शन, क्योंकि एक सिमेट्रिकल सेक्शन है, और जब तक वो एक्सिस ऑफ सेंट्रॉइड में लग रहा था तब तक उसमें से बेंडिंग प्रोड्यूस हो रही थी. बट जैसे ही एक्सिस ऑफ सेंट्रॉइड के अलावा किसी एक्सिस में लगा तब उसमें बेंडिंग एज वेल एज ट्विस्टिंग प्रोड्यूस हो रही है. गेटिंग दिस नॉट? बट ये कब का केस है? दिस इज द केस व्हेन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री कोइंसाइड्स विद एक्सिस ऑफ सेंट्रॉइड. अब इस चीज़ को समझो, ध्यान से समझो इस चीज़ को कि इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है. ये जो जिस एक्सिस में लग रहा है, दिस एक्सिस इज ऑल्सो द एक्सिस ऑफ सिमेट्री. क्यों एक्सिस ऑफ सिमेट्री? क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं इसको चाहूँ तो ऐसे इस तरह से फोल्ड कर सकता हूँ और ये सिमेट्रिकल रहेगा. इस एक्सिस के अबाउट ये पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो सिमेट्रिकल है. सो एक्सिस ऑफ सेंट्रॉइड और एक्सिस ऑफ सिमेट्री सेम थी, और उसी एक्सिस में मैंने फोर्स लगाया तो क्या प्रोड्यूस हुआ? बेंडिंग प्रोड्यूस हुआ. बट देयर आर सर्टेन सेक्शंस, कई सेक्शंस ऐसे रहते हैं जिसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सेंट्रॉइड इज नॉट द सेम. एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं बोलना चाहिए, एक्सिस ऑफ सेंट्रॉइड जो है डेट इज नॉट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ऐसा बोल सकते हैं आप. द एक्सिस ऑफ सेंट्रॉइड इज नॉट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री. डेट मीन्स उस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट दैट पर्टिकुलर सेक्शन इज नॉट सिमेट्रिकल. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ तो ये सी सेक्शन है. कई सारे इस तरह के सेक्शन रहते हैं. ये सी सेक्शन है, इसका जो सेंट्रोइडल एक्सिस आएगी वो ये वाली रहेगी. ओके, बट अगर मैं आपको बोलूँ कि क्या इस एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिकल है? क्या नहीं है. इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है. तो इस पर्टिकुलर केस में क्या देखा गया? व्हेन वी आर अप्लाइंग लोड ऑन दिस एक्सिस ऑफ सेंट्रॉइड, एक्सिस ऑफ सेंट्रॉइड में जब मैं इसमें लोड लगा रहा हूँ, देन इट विल प्रोड्यूस बेंडिंग एज वेल एज ट्विस्टिंग. तो एक्सिस ऑफ सेंट्रॉइड में ही जब मैं लोड लगा रहा हूँ तब भी ये बेंडिंग एज वेल एज ट्विस्टिंग दोनों चीज़ प्रोड्यूस करेगा. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ से देता हूँ, यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी. ये जैसे है, ये आपको एक सी सेक्शन का दिख रहा है, ये सी सेक्शन का एक पाइप है. ठीक है, और यहाँ कहीं पर इसकी एक्सिस ऑफ यहाँ पर इसकी एक्सिस ऑफ सेंट्रॉइड रहती है. जहाँ पर जिस एक्सिस में सेंट्रॉइड रहता है ये यहाँ कहीं पर हमको मिलता है. और इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ये देखो दिख रहा है क्या हो रही है? बेंडिंग एज वेल एज ट्विस्टिंग. बेंडिंग भी हो रही है प्लस ट्विस्टिंग भी हो रही है. गेटिंग दिस नॉट? ओके, वही चीज़ है यहाँ पर क्या हो रही है? बेंडिंग भी हो रही है प्लस ट्विस्टिंग भी हो रही है. तो अब ये चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो गई. ट्विस्टिंग हो रही है तो साथ में टॉर्शनल शियर स्ट्रेस भी उसमें लगेगा. बेंडिंग हो रही है तो बेंडिंग स्ट्रेस लगेगा. तो अब क्या ज़रूरी है? अब ये ज़रूरी है कि भाई इस तरह का सेक्शन जब हम यूज़ कर रहे हैं, व्हेन वी आर यूजिंग सच सेक्शंस, सच अनसिमेट्रिकल सेक्शंस जब हम यूज़ कर रहे हैं फॉर बेंडिंग पर्पस, तो हमको ये इंश्योर करना ज़रूरी है दैट देयर शुड बी नो ट्विस्टिंग इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन. ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि इसमें ट्विस्टिंग ना हो. इसमें तो हमने इंश्योर कर लिया बहुत ईजिली कि अगर मैं सेंट्रॉइडल एक्सिस पे लगाऊं और जो कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है वहां पर लगाऊं तो मेरा ट्विस्टिंग नहीं होगा. बट इसमें मुझे अब ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि मैं ऐसी कौन सी जगह में फोर्स लगाऊं जहां पर फोर्स लगाने पर इसमें ट्विस्टिंग नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग होगा. गेटिंग दिस नॉट? ओके, तो वो पर्टिकुलर सेंटर
वो पर्टिकुलर पॉइंट, जिस पॉइंट के अबाउट, ये मैं शेयर सेंटर की अभी सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूँ, फिर थोड़ा सा उसके डेप्थ में हम घुसेंगे। अभी एक मोटा मोटी तौर पे ये समझ लो। अब इसमें लेट सपोज कोई एक ऐसा पॉइंट मेरे को ऐसा मिला है, दैट पॉइंट मे बी इनसाइड दिस पर्टिकुलर सेक्शन। इनसाइड मतलब अगर मैं इसको अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन लूँ, मतलब इसको अगर मैं क्लोज कर दूँ, तो इट मे बी इनसाइड दिस सेक्शन और इट मे बी आउटसाइड दिस सेक्शन। दैट इमेजिनरी पॉइंट यू कैन से, वो इमेजिनरी पॉइंट जो कि सेक्शन के अंदर भी हो सकता है, सेक्शन के बाहर भी हो सकता है। बट इस पॉइंट की खासियत क्या है? उस पॉइंट की खासियत ये है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट लोड लगा रहा हूँ, सॉरी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लोड लगा रहा हूँ, then this particular section will only bend and it will not twist। फिर से समझ लो ये चीज़, एक ऐसा पॉइंट, अब यहाँ ये चीज़ हमको समझ में आ गई दैट एक्सिस ऑफ सेंटर इज नॉट द, जो एक्सिस ऑफ सेंट्रॉइड है वहाँ पर अगर मैं लोड लगाता हूँ, सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट अगर मैं लोड लगा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है? तो इसमें बेंडिंग एज वेल एज ट्विस्टिंग हो रही है। ठीक है, इसका मतलब कोई तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर लोड लगाने पर सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग हो, ट्विस्टिंग ना हो। तो उसी पॉइंट को, जिस पॉइंट के अबाउट अगर मैं लोड लगाता हूँ, और वो पॉइंट इट मे बी इनसाइड और इट मे बी आउटसाइड, यू कैन कॉल इट एज इमेजिनरी पॉइंट। ये इमेजिनरी पॉइंट है जो कि उसके अंदर भी हो सकता है, उसके बाहर भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लोड लगाऊं, जिसको हम शेयर सेंटर बोल रहे हैं, उस शेयर सेंटर के अबाउट मैं लोड लगाऊं, इस शेयर सेंटर पे अगर मैं लोड लगाऊं, देन इट विल प्रोड्यूस ओनली एंड ओनली बेंडिंग इन दिस सेक्शन एंड नॉट ट्विस्टिंग। यही समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये होता है हमारा शेयर सेंटर। शेयर सेंटर इज दैट पर्टिकुलर सेंटर ऑन विच इफ द लोड इज अप्लाइड इट विल प्रोड्यूस ओनली एंड ओनली बेंडिंग एंड नॉट ट्विस्टिंग। तो इसमें अगर मैं कहूँ कि शेयर सेंटर कहाँ पर, आप कहेंगे कि इसमें शेयर सेंटर है कि नहीं है? डेफिनेटली है। तो इसमें जो सेंट्रोइडल पॉइंट है हमारा, जो सेंट्रोइडल एक्सिस सेंट्रोइडल पॉइंट है, दैट सेंट्रोइड इज नथिंग बट द शेयर सेंटर। जो हमारा सेंट्रोइड है वही हमारा शेयर सेंटर है। ओके, क्यों? क्योंकि शेयर सेंटर को हमने कैसे डिफाइन किया है? इट मे बी इनसाइड द सेक्शन और इट मे बी आउटसाइड द सेक्शन। बट उसकी खासियत क्या है? अगर उसके अबाउट में लोड लगा रहा हूँ, देन इट विल प्रोड्यूस ओनली एंड ओनली बेंडिंग एंड नॉट द ट्विस्टिंग। ओके, तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में जो सेक्शन अपने आप में सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल सेक्शन में अगर मैं यहाँ पर लोड लगा रहा हूँ, इस सेंट्रोइड के अबाउट लोड लगा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली इसमें सिर्फ बेंडिंग हो रहा है, ट्विस्टिंग नहीं हो रहा है। तो इसलिए इसी सेंट्रोइड को ही हम शेयर सेंटर कहेंगे। दैट मीन्स इन केस ऑफ सिमेट्रिकल बीम, सिमेट्रिकल सेक्शन के अबाउट अगर सिमेट्रिकल सेक्शन की अगर मैं बात करूं, देन द सेंट्रोइड एंड शेयर सेंटर विल कोइंसाइड। सेंट्रोइड एंड शेयर सेंटर विल कोइंसाइड। गेटिंग दिस नॉट? ओके, और ये देखो, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार एक्सिस ऑफ सिमेट्री? क्योंकि ये देखो, ये वाला सेक्शन आप देख रहे हैं, और इसमें अभी अगर मैं लोड लगा रहा हूँ, तो जिस एक्सिस के अबाउट लोड लगा रहा हूँ, उस एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिकल नहीं है। गेटिंग दिस? इसी सेक्शन को अगर मैं इस तरह से कर लूं तो क्या होगा? सेम सेक्शन है बट मैंने उसको टर्न कर दिया, और अब मैं यहां पर लोड लगा रहा हूं, तो अब क्या होगा? अब इसका जो सेंट्रोइड है वो इसी एक्सिस पे रहेगा। ओके, इसी सेम एक्सिस पे रहेगा। सो ऑब्वियसली इट विल प्रोड्यूस ओनली बेंडिंग एंड नॉट ट्विस्टिंग। ये सेम चीज मैं आपको दिखाऊं अगर ये, ओके, और इसके अगर मैं सेंट्रोइड पे लगा रहा हूँ, यहाँ से मैंने फिक्स कर दिया, आप इसको एक कैंटिलीवर मान सकते हैं, इसके सेंट्रोइडल पॉइंट पे लगा रहा हूँ मैं। ओके, तो ये क्या हो रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ देखो, ये बेंडिंग प्रोड्यूस होगा, ट्विस्टिंग नहीं होगा। गेटिंग दिस और नॉट? ओके, इसलिए मैं इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोल रहा हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में हमेशा ट्विस्टिंग होगी अगर सेंट्रोइडल पॉइंट के अबाउट लगा रहे हैं तो। डिपेंड करता है कि उसका ओरिएंटेशन कैसा है। गेटिंग दिस नॉट? सिमिलरली अगर मैं आई सेक्शन की आपको बात करूं, आई सेक्शन में क्या होगा? एक तो आप सिमेट्रिकल आई सेक्शन की बात कर सकते हैं। सिमेट्रिकल आई सेक्शन मीन्स विच इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एज वेल एज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मीन्स इसके अबाउट मैं इसको फोल्ड कर सकता हूँ, सिमेट्री रहेगी, और वाई एक्सिस के अबाउट भी फोल्ड कर सकता हूँ। तो अगर मैं सिमेट्रिकल आई सेक्शन की बात करूँ, देन ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि एक्सिस ऑफ सेंट्रोइडल पॉइंट और शेयर सेंटर ये दोनों आपस में कोइंसाइड करेगा। तो obviously this shear center will coincide with the centroid in case of symmetrical I section। बट अगर मैं unsymmetrical I section लूँ और इसका ओरिएंटेशन मैं बदल दूँ इस तरह से, अब देखो यहाँ ध्यान दो, ये I section ही है, ये ऐसा, दिस इज एन अनसिमेट्रिकल I section, और इसमें इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं लोड लगा रहा हूँ, ओके, सेंट्रोइड इसी कहीं पर, यहीं कहीं एक्सिस में आएगा, या
हो सकता है आगे पीछे आए, जिस भी पॉइंट पे आए, अगर मैं उस एक्सिस के अबाउट में लोड लगा रहा हूँ देन ऑब्वियसली इट विल प्रोड्यूस बेंडिंग एज वेल एज ट्विस्टिंग। तो इस पर्टिकुलर केस में फिर हमको शियर सेंटर अलग से निकालना पड़ता है। बाकी केस में जहाँ पर बेंडिंग नहीं हो रही है सेंट्रॉइड के अबाउट लोड लगाने पर, देन ऑब्वियसली दैट सेंट्रॉइड इज नथिंग बट द शियर सेंटर। बट ये सारे केसेस में जिसमें देयर इज बेंडिंग एज वेल एज ट्विस्टिंग व्हेन द लोड इज अप्लाइड अबाउट सेंट्रॉइड, तो उन सारे केसेस में हमको शियर सेंटर की वैल्यू अलग से निकालनी पड़ेगी। तो वो शियर सेंटर की वैल्यू क्या होगी, कैसी होगी, वो सारी चीज़ें आगे हम देखेंगे। गेटिंग दिस? तो आई थिंक शियर सेंटर की डेफिनेशन आपको क्लियर है। शियर सेंटर वो सेंटर है, ओके, शियर सेंटर इज डेड सेंटर जिस एक्सिस पे, अगर उसकी उस पॉइंट की एक्सिस पे हम लोड लगाएं देन इट विल प्रोड्यूस ओनली एंड ओनली बेंडिंग एंड नॉट द ट्विस्टिंग ऑफ द बीम। ये सिंपल सी डेफिनेशन आप शियर सेंटर की समझ लीजिए। Getting this or not? Now before getting into the shear center, let us first understand कि what actually is the shear stress और shear stress आखिर develop क्यों होती है। What is the reason for developing of shear stress in case of bending of beams? अगर किसी बीम में अगर हम बेंडिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें ट्रांसवर्स shear stress जो है वो आखिर प्रोड्यूस कैसे होती है। ओके, तो कैसे प्रोड्यूस होती है? लेट्स सपोज वी आर हैविंग दिस बीम, ये बीम हम कंसिडर कर रहे हैं, आई एम अप्लाइंग अ लोड ऑन दिस पर्टिकुलर बीम। ओके, नाउ इफ दिस पर्टिकुलर बीम इज सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग, अगर मैं प्योर बेंडिंग का भी केस आपको बताऊं, प्योर बेंडिंग का मतलब क्या हुआ, जिसमें बेंडिंग मोमेंट थ्रू आउट द बीम कांस्टेंट रहता है एंड शियर फोर्स थ्रू आउट द बीम जीरो रहता है। ओके, तो शियर फोर्स थ्रू आउट द बीम जीरो रहते हैं, देन ऑब्वियसली शियर स्ट्रेस इज जीरो। क्यों? क्योंकि कोई भी बेंडिंग मोमेंट का चेंज इसमें नहीं हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर केस में शियर स्ट्रेस जो होती है वो जीरो होती है। तो इसलिए हमने जब प्योर बेंडिंग का केस पढ़ा था तब उसमें ये चीज़ भी पढ़ी थी दैट इन केस ऑफ प्योर बेंडिंग के केस में शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू जीरो। ओके, बट इन दिस पर्टिकुलर केस, अगर मैं इस केस की बात करूं, अब ध्यान से समझना शियर स्ट्रेस आखिर डेवलप क्यों होती है। इस पर्टिकुलर केस की अगर मैं बात करूं देन ऑब्वियसली हर एक सेक्शन में अगर मैं देखूं, लेट्स सपोज दिस इज सब्जेक्टेड टू लोड P, देन एट ईच एंड एवरी सेक्शन द बेंडिंग मोमेंट इज डिफरेंट। द बेंडिंग मोमेंट इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू लेंथ के हिसाब से बेंडिंग मोमेंट जो है वो वेरी कर रहा है। और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर मिल रहा है हमको? यहाँ पर मिल रहा है। मिनिमम बेंडिंग मोमेंट जो है हमको, और यू कैन से जीरो बेंडिंग मोमेंट जो मिल रहा है वो यहाँ मिल रहा है। अब ये बेंडिंग मोमेंट के चेंज का आखिर फ़र्क क्या पड़ेगा? ओके, इसको मैं कोशिश करता हूँ आपको 3D से समझाने की। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ओके, ये हमारी बीम है, रेक्टेंगुलर बीम यू कैन से, और इसमें मैं सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट ही लोड लगा रहा हूँ। ओके, देन ऑब्वियसली इट विल प्रोड्यूस द बेंडिंग। तो ये चीज़ तो है कि ट्विस्टिंग नहीं हो रही, ट्विस्टिंग शियर स्ट्रेस नहीं प्रोड्यूस होगी। बट जब बेंडिंग भी हो रही है एंड व्हेन दिस इज नॉट द केस ऑफ प्योर बेंडिंग, तो हर एक पॉइंट पे, हर एक सेक्शन पे अगर मैं देखूं तो हर एक सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट जो है वो डिफरेंट है, डेट इज डिफरेंट। कोई भी एक छोटा सा सेक्शन अगर मैं इसमें से उठा लूँ, ओके, एक छोटा सा सेक्शन अगर मैं उठा लूँ, लेट्स सपोज यहाँ से, ठीक है, अगर मैं इसको उठा के देखूँ, ओके, तो क्या हो रहा है? बिकॉज दिस इज द हॉगिंग मोमेंट, ये हॉगिंग मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, ऊपर टेंसाइल होगा, नीचे कंप्रेसिव होगा। तो ऊपर का जो ये बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है इट वुड बी लाइक दिस, और जैसे जैसे मैं नीचे की ओर जा रहा हूँ ये जो स्ट्रेस है वो कम होगा, न्यूट्रल एक्सिस पे ये स्ट्रेस जो है वो जीरो हो जाएगा एंड देन उसके बाद ये जो जाएगा नेगेटिव की ओर जाएगा। गेटिंग दिस? ओके, ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, ये इस तरह से इसका बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हमने ऑलरेडी देखा ही है। बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है फॉर दिस पर्टिकुलर बीम, ये ऊपर टेंसाइल, नीचे कंप्रेसिव और न्यूट्रल एक्सिस पे जीरो। दिस इज बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जो हमको मिलता है वो टॉप और बॉटम मोस्ट फाइबर्स पे मिलते हैं। गेटिंग दिस नॉट? ओके, बट अब हो क्या रहा है, अब इस चीज़ को समझो कि यहाँ पर हमारा बेंडिंग मोमेंट जो है दैट इज लेट सपोज m, यहाँ हमने m कंसिडर किया, इसको लेट सपोज dx डिस्टेंस हम कंसिडर कर रहे हैं, और यहाँ पर जो हमारा बेंडिंग मोमेंट है डेट इज स्लाइटली मोर देन द बेंडिंग मोमेंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट मिलेगा वो स्लाइटली ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं इसका यहाँ से जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा उतना ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट रहेगा। ओके, तो इसका डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसका बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा रहेगा, इसका डिस्टेंस कम है तो इसका बेंडिंग मोमेंट कम रहेगा। एज सिंपल एज दैट। गेटिंग दिस नॉट? ओके, तो यहाँ पर हमारे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ हमारे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कंपैरेटिवली कम है, सॉरी यहाँ ज़्यादा है विच इज़ m प्लस डी एम, और यहाँ कंपैरेटिवली कम है विच इज़ m। ओके, सो यू कैन सी दैट देयर इज अ डिफरेंस इन बेंडिंग मोमेंट इन दिस सेक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है? डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है। अब इसके कारण अगर मैं बेंडिंग स्ट्रेस बोलूँ तो ये कितना आएगा? m प्लस डी एम बाय आई इंटू वाई। इसके कारण बेंडिंग, सॉरी ये इसको सिग्मा प्लस डी सिग्मा दे दो, इसके कारण बेंडिंग स्ट्रेस इतना होगा, इसके कारण बेंडिंग स्ट्रेस कितना होगा? m बाय आई इंटू वाई।
गेटिंग दिस? इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो वैल्यू है ये ज़्यादा होगी, इस स्ट्रेस की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस पर्टिकुलर स्ट्रेस। ओके, लेट सपोज यहाँ पर की स्ट्रेस की वैल्यू है 10, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ की स्ट्रेस की वैल्यू है 8। ओके, दैट मीन्स देयर इज डिफरेंस ऑफ 2 यूनिट्स इन बिटवीन दिस 2। तो अब वो 2 यूनिट जाएगा कहाँ? दिस हैज़ टू बी इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में ही रहना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो है कि ये 2 यूनिट का जो शेयर फोर्स है, ऑब्वियसली सरफेस पे तो नहीं डेवलप होगा, अभी इसको हम डिस्कस करेंगे कहाँ डेवलप होगा, बट क्योंकि यहाँ पर 10 है, यहाँ 8 है, तो 2 यूनिट का शेयर फोर्स जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में वहाँ पर फिर डेवलप होगा। गेटिंग दिस नॉट? ओके, तो यही चीज़, यही कारण है कि शेयर स्ट्रेस डेवलप होता है बिकॉज ऑफ द चेंज इन बेंडिंग मोमेंट, बिकॉज ऑफ चेंज इन बेंडिंग मोमेंट। और अगर प्योर बेंडिंग की अगर हम बात करें तो क्योंकि यहाँ पर कोई बेंडिंग मोमेंट में चेंज नहीं है, यहाँ पर भी हमारा m है, यहाँ पर भी हमारा m है, एंड ऑब्वियसली देयर इज नो शेयर फोर्स इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। बट ये एक्चुअल केस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम सेल्फ कुछ और वेट नहीं भी है तब भी वहाँ पर सेल्फ वेट ज़रूर रहेगा, एंड सेल्फ वेट इज इन द फॉर्म ऑफ यूडीएल। तो यूडीएल अगर सेल्फ वेट है देन डेफिनेटली वो केस हमारा पॉसिबल नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ शेयर फोर्स लगेगा, बेंडिंग मोमेंट चेंज कुछ ना कुछ होगा। गेटिंग दिस नॉट? ओके, तो क्या हो रहा है फिर से समझ लो, बिकॉज ऑफ द चेंज इन बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट का जो चेंज है उसके कारण जो हमारी बेंडिंग स्ट्रेस लग रही है उसमें चेंज है, उसके कारण बेंडिंग स्ट्रेस के कारण जो फोर्स लग रहा है देयर इज अ डिफरेंस इन द फोर्स। तो उतने ही मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर फोर्स लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में सॉरी, उतने ही मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर फोर्स लगेगा। गेटिंग दिस नॉट? और एंड दैट पर्टिकुलर फोर्स विल एक्ट ऑन द सरफेस, बीम के सरफेस पे वो पर्टिकुलर फोर्स एक्ट करेगा, एंड दैट पर्टिकुलर फोर्स इज नथिंग बट द शेयर फोर्स। उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? उसी फोर्स को हम बोलते हैं शेयर फोर्स, एंड द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर फोर्स इज नथिंग बट द शेयर स्ट्रेस। गेटिंग दिस नॉट? ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, तो ये एक आपको एक समझाने का तरीका था कि शेयर स्ट्रेस आखिर प्रोड्यूस कैसी हो रही है। बेंडिंग स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज लाइक दिस, और इसी रेक्टेंगल के लिए अगर मैं शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखूं तो शेयर स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमने सारी चीज़ें देख चुकी है पिछले यूनिट्स में, दैट इज लाइक दिस। ये शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, टॉप और बॉटम मोस्ट फाइबर पे 0 है और मैक्सिमम एट द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, अब ये टॉप और बॉटम मोस्ट फाइबर पे 0 क्यों है? देखो, अब इसको शेयर स्ट्रेस को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि लेट सपोज आई एम हैविंग दिस पर्टिकुलर बीम, और इस बीम को मैंने नंबर ऑफ लेयर्स में मैंने, देखो प्रैक्टिकली अगर इसको समझना है, ओके, ये तो आपको एनालिटिकली ये चीज़ समझना आ रही कि देयर इज अ डिफरेंस इन मोमेंट, उसके कारण शेयर स्ट्रेस एक डायरेक्शन में डेवलप होगा। प्रैक्टिकली अगर इस चीज़ को समझना है तो कैसे समझ सकते हैं शेयर स्ट्रेस को? लेट सपोज आई एम हैविंग दिस बीम और मैंने उसको नंबर ऑफ लेयर्स में मैंने काट दिया उसको। गेटिंग दिस और नॉट? अगर अलग अलग लेयर्स में काट दिया, ठीक, अब मैं इसको बेंड करूँ तो नेट बेंडिंग वुड बी लाइक दिस, ये इस तरह से इसका बेंडिंग होगा। दैट मीन्स ईच एंड एवरी लेयर इज फ्री टू मूव, हर एक लेयर अपने आप में फ्री है मूव करने के लिए। बिकॉज ईच एंड एवरी लेयर इज फ्री टू मूव, ऑब्वियसली देयर इज नो शेयर प्रोड्यूस, एज्यूमिंग द सर्फेस ऑफ दिस पर्टिकुलर लेयर्स आर फ्रिक्शनलेस। मतलब जो बेंड हो रहा है ये इस तरह से ईच एंड एवरी जो फ्रीली मूव कर पा रही है दैट इज फ्रिक्शनलेस बेंडिंग। आपस में 2 लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। गेटिंग दिस नॉट? ओके, बट इसी चीज़ को अगर मैं कंबाइन कर दूं, अब ये मैं सारी लेयर्स को अगर मैं हटा दूं तो सारी लेयर्स को मैं मिला दूं, ज्वाइन कर दूं इसको एंड से, लेट सपोज, तब क्या होगा? तब देखो क्या होगा, अब इसकी क्या मजबूरी है कि ये किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन तक ही आके बेंड होगा। ओके, ये लेट सपोज यहाँ तक हुआ और ये लेट सपोज यहाँ तक हुआ। यहाँ तक हुआ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर लेयर में इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स लग रहा है, इस लेयर में इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तब तो भाई इसको आना यहाँ तक था, बट ये आया यहीं तक। इसका मतलब कुछ फोर्स है जो उसको यहाँ पर खींच के ला रहा है। गेटिंग दिस? वो फोर्स कैसा लग रहा है? दैट इज एक्टिंग ऑन द सर्फेस, वो सर्फेस पे लग रहा है। तो दैट पर्टिकुलर फोर्स इज नथिंग बट द शेयर फोर्स। ये समझ में? इसको इस तरह से समझो, देखो जैसे ये हमने बीम है लेट सपोज, और बीम को मैंने इसको लेट सपोज ये इस साइड से बाइंडिंग है, वो बाइंडिंग भी नहीं है फॉर एग्जाम्पल। ओके, मैंने बहुत सारे लेयर्स में मैंने काट दिया इसको। अब मैं इसको बेंड कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है? अब देखो बेंड कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है? ईच एंड एवरी लेयर इज फ्री टू मूव, देन देयर इज नो शेयर स्ट्रेस। बट अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ, ये इस एंड से भी मैं ज्वाइन कर दूँ, अब देखो यहीं से तुमको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ध्यान दो यहाँ पर, इस सेक्शन को देखना। अब मैं इसको बेंड कर रहा हूँ, देखो तो आपस में लेयर में देख पा रहे हो, आपस में लेयर में फ्रिक्शन डेवलप होगा।
गेटिंग दिस नॉट? ओके, ये मूव तो करना चाह रहा है बट मैं मूव करने नहीं दे रहा हूँ उसको, तो आपस में लेयर्स में फ्रिक्शन होगा, इस कारण से शेयर स्ट्रेस डेवलप होगी। ओके, तो किसी भी तरीके से इसको समझ सकते हैं, अल्टीमेटली दोनों चीज़ एक ही है। अगर चेंज इन बेंडिंग मोमेंट के कारण अगर हम देखें तो चेंज इन बेंडिंग मोमेंट चेंज के कारण देखें तो वहाँ पर लेयर्स में शेयर स्ट्रेस डेवलप होगी, या फिर इस तरह से समझ सकते हैं। और इसीलिए क्या होगा, अब इस चीज़ को समझो, क्योंकि ऊपर टॉप और बॉटम मोस्ट लेयर में अब टॉप लेयर के ऊपर कोई लेयर नहीं है जिसके साथ फ्रिक्शन हो सके, बॉटम मोस्ट लेयर के नीचे कोई लेयर नहीं जिसके साथ फ्रिक्शन हो सके, तो टॉप और बॉटम में शेयर स्ट्रेस जो है वो जीरो होगी और न्यूट्रल एक्सिस पे शेयर स्ट्रेस जो है वो मैक्सिमम होगी। गेटिंग दिस नो? ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ शेयर स्ट्रेस। अब इसमें हम आ जाते हैं, अब सी सेक्शन, जो चैनल सेक्शन की या सी सेक्शन की जो हम बात कर रहे थे, अब उस सेक्शन में हम आ जाते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है। ओके, सो नाउ लेट अस कंसिडर अ सी सेक्शन बीम। एक सी सेक्शन बीम हमने कंसिडर किए हैं और इसमें लेट सपोज द लोड इज अप्लाइड अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस। इसमें हमने लोड अप्लाई किया है। नाउ व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लोड? इस लोड का इस पर्टिकुलर बीम में क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो हम क्या कर रहे हैं, अब ध्यान दो थोड़ा सा, कि हम एक छोटा सा सेक्शन इसका काट रहे हैं, एक छोटा सा सेक्शन हम काट रहे हैं dx डिस्टेंस का। ओके, ये वो हमारा छोटा सा सेक्शन है, हुज लेंथ इज नथिंग बट dx। ये dx लेंथ का एक सेक्शन हमने काटा है। गेटिंग दिस? ओके, अच्छा, अब इस पर्टिकुलर सेक्शन में क्या होगा? अब देखो यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर मोमेंट जो है ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जो कि ये सामने जो दिख रहा है आपको वो है, यहाँ पर मोमेंट कम है कंपैरेटिवली, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा होगा। गेटिंग दिस? तो यहाँ पर हमारा इस पर्टिकुलर सेक्शन में मोमेंट है हमारा लेट सपोज m, और ये पीछे वाले में मोमेंट होगा हमारा m प्लस dm। दैट मीन्स देयर इज अ चेंज इन बेंडिंग मोमेंट ऑफ dm एट अ डिस्टेंस ऑफ dx। dx डिस्टेंस पे यहाँ पर हमारा बेंडिंग मोमेंट है m और यहाँ है हमारा m प्लस dm। ओके, तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो पा रही है, ऐसा नो? ओके, ये इसको इस तरह से समझ सकते हैं। ये हमारा सी सेक्शन की बीम है। ओके, ये ऐसे सी सेक्शन की हमारी बीम है। गेटिंग दिस? ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये छोटा सा पार्ट को हमने निकाला, ये सी सेक्शन का ये छोटा सा पार्ट हमने निकाला। तो इसके जो फ्रंट पोर्शन है, फ्रंट जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, यहाँ पर है हमारा बेंडिंग मोमेंट m और यहाँ पर है हमारा बेंडिंग मोमेंट m प्लस dm। ये क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अच्छा। नाउ अब लेट अस कंसिडर दिस पर्टिकुलर थिंग। अब इसको ध्यान दो, यहाँ पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक छोटा सा पोर्शन, ये इसका भी और छोटा सा पोर्शन क्रॉस सेक्शन वाइज एक छोटा सा पोर्शन मैं काट रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी पहले तो शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है क्रॉस सेक्शन वाइज। लेंथ वाइज तो हमने इसका एक इस तरह से एक डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा है, ये सी सेक्शन का या फिर एल सेक्शन का जो या आई सेक्शन का जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा रहता है वो किस तरह से रहता है। ये इसका भी अगर मैं देखूँ तो ये किस तरह से रहेगा, ये इस तरह से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। ओके, ये डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा है, जो कि आई सेक्शन का रहेगा वही हमारा सी सेक्शन का भी रहेगा। तो आई सेक्शन का आपको पता है कितना कैसा रहता है डिस्ट्रीब्यूशन, ये ऐसा रहता है। गेटिंग दिस नॉट? ओके, लेकिन अब मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक अगर मैं आ रहा हूँ तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, है ना? मतलब एक तो ये क्रॉस सेक्शन के विड्थ वाइज अपन ने देख लिया, ये लेट सपोज ये हमारी विड्थ है, ये विड्थ वाइज मैंने देख लिया है कि क्रॉस सेक्शन के विड्थ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अब मैं देख रहा हूँ कि क्रॉस सेक्शन के थिकनेस वाइज मेरा डिस्ट्रीब्यूशन शेयर स्ट्रेस का कैसा होगा, वो क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ आगे क्लियर हो जाएगी। पर्पस अभी क्लियर होना चाहिए। अभी मैं क्या किया हूँ, शेयर स्ट्रेस का देखो डिस्ट्रीब्यूशन एक तो ऐसा भी होगा, इस डायरेक्शन में भी होगा और ऐसा भी होगा। शेयर स्ट्रेस को कभी भी हम ड्रॉ करते हैं ये इस तरह से करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन दोनों डायरेक्शन में होगा। एक तो इस डायरेक्शन में भी होगा, इस डायरेक्शन में भी होगा। तो इस डायरेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने देख लिया है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। बट इस डायरेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या, ये इस डायरेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? गेटिंग इट? तो वो चीज़ अभी हम पहले देख रहे हैं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, फिर हम शेयर सेंटर पे उस चीज़ पे आएंगे। गेटिंग दिस? तो मैंने क्या किया है, मैंने एक स्मॉल पोर्शन यहाँ से निकाल लिया है, लेट सपोज। ओके, ये स्मॉल पोर्शन मैंने निकाल दिया है, इसको मैं अलग से यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये छोटा सा पोर्शन मैंने यहाँ पर निकाला है। ओके, अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा जैसे मैंने कहा कि ये m है, ये हमारा m प्लस dm। क्लियर है ये? ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया ABCD, ABCD, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ, ये हो गया हमारा A, B, C और D, और ये वाले फेस को नाम दे रहा हूँ मैं E, F, G और H। ये समझ आ रही कि नहीं आ रही?
ठीक है। अब ध्यान दो इधर, अब हम करना क्या है, हमको शेयर स्ट्रेस कितना लग रहा है, उस शेयर स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब वो शेयर स्ट्रेस लग रहा क्यों है, तो ये चीज़ मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन देखूँ तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर जो मुझे मिलेगा ये डेट विल बी ये बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन, बेंडिंग मोमेंट कितना है, m है। तो इस पर्टिकुलर फेस पे बेंडिंग स्ट्रेस कितना होगा, बेंडिंग स्ट्रेस, और यू कैन से दैट टेंसाइल स्ट्रेस, क्योंकि मैं टॉप फेस ले रहा हूं और ये एक हॉकिंग मोमेंट है, तो हॉकिंग मोमेंट में टॉप फेस में क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस होगा। तो टेंसाइल स्ट्रेस कितना है एट पोर्शन, ये बेंडिंग स्ट्रेस के बदले मैं टेंसाइल स्ट्रेस लिखता हूं क्योंकि नीचे के लिए चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। टेंसाइल स्ट्रेस एट पोर्शन ABCD एट सेक्शन, यू कैन से एट सेक्शन ABCD कितना होगा टेंसाइल स्ट्रेस, यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस जो कि बेंडिंग के कारण डेवलप हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, डेट विल बी m/I इंटू वाई, और y कितना है हमारा, ये टोटल डिस्टेंस, ये दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है d, तो अगर मैं इसका सेंटर का से लूँ तो कितना आ जाएगा d/2, m/I इंटू d/2। ये क्लियर होगा, टेंसाइल स्ट्रेस एट सेक्शन ABCD। गेटिंग दिस नॉट। सिमिलरली टेंसाइल स्ट्रेस एट सेक्शन EFGH में भी टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है, ये इस डायरेक्शन में EFGH में भी लग रहा है, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेस एट सेक्शन EFGH ये कितना हो जाएगा, देखो दिस विल बी m+dm by I इंटू y विच इज नथिंग बट d/2। गेटिंग दिस नॉट, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसका ये तो टेंसाइल स्ट्रेस हुआ, नाउ व्हाट वुड बी टेंसाइल फोर्स। तो टेंसाइल फोर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, दिस स्ट्रेस इनटू एरिया, ये जो स्ट्रेस हमको मिल रहा है डेट स्ट्रेस इनटू एरिया अगर हम कर दे वी विल गेट द टेंसाइल फोर्स। ओके, तो ये अभी हमने टेंसाइल स्ट्रेस निकाला, देन वी विल कम टू टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स ऑन ABCD सेक्शन, ABCD सेक्शन पे कितना होगा बताओ, ABCD में टेंसाइल फोर्स, दिस टेंसाइल स्ट्रेस इनटू एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, दिस एरिया, और ये एरिया हमारा कितना है, दिस एरिया इज नथिंग बट ये डिस्टेंस है हमारा, ये थिकनेस है लेट्स सपोज t, ये थिकनेस हमने ली है t विच इज़ यूनिफॉर्म, ये जो कि बहुत स्मॉल थिकनेस हम ले रहे हैं, ओके तो ये थिकनेस हमने ले ली है t इनटू दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज लेट्स सपोज z, ये डिस्टेंस को हम z ले रहे हैं, ठीक है, मतलब CD डिस्टेंस जो दिख रहा है डेट इज नथिंग बट z। ओके, तो ये ABCD में टेंसाइल फोर्स कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट m/I इंटू d/2 इंटू t इंटू z, ऐसा लो, ठीक है। सिमिलरली टेंसाइल फोर्स ऑन सेक्शन EFGH में कितना हो जाएगा, m+dm by I इंटू d/2 इंटू t इंटू z। क्लियर नहीं है, ठीक है। व्हाट विल बी नेट टेंसाइल फोर्स, नेट टेंसाइल फोर्स कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस, तो ये कितना हो जाएगा, m/I इंटू d/2 इंटू TZ, ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, dm/I इंटू d/2 इंटू t इंटू Z, दिस इज नेट टेंसाइल फोर्स। और ये किस डायरेक्शन में होगा, ऑब्वियसली जिस डायरेक्शन में हमारा टेंसाइल फोर्स ज़्यादा है उस डायरेक्शन में हमारा नेट टेंसाइल फोर्स लगेगा। गेटिंग दिस नॉट, ओके। लेकिन अब आ जाते हैं शेयर फोर्स पे, तो शेयर फोर्स किस फेस में लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, टेंसाइल फोर्स तो नेट टेंसाइल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसके अपोजिट में ऑब्वियसली शेयर फोर्स को लगना चाहिए जो कि क्या करेगा, इस चीज़ को बैलेंस करेगा। तो ये नेट टेंसाइल फोर्स क्योंकि इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में शेयर फोर्स लगेगा। गेटिंग दिस नॉट, और शेयर फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, डेट शेयर फोर्स इज नथिंग बट शेयर स्ट्रेस विच इज लेट सपोज Q, हम शेयर स्ट्रेस को ले रहे हैं लेट सपोज Q, ठीक है, इनटू द एरिया। ओके, एरिया कितना हो जाएगा हमारा, दिस इज नथिंग बट dx, तो इनटू t इनटू dx। ओके, इस पर्टिकुलर फेस में हमारा जो लगेगा शेयर फोर्स लगेगा एंड उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, शेयर स्ट्रेस इज Q इंटू t इंटू dx इज इक्वल टू dm/I इंटू d/2 इंटू t इंटू z। यहाँ तक क्लियर है, ओके, यहाँ तक आई गेस कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से हम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू निकाल सकते हैं, शेयर स्ट्रेस कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट dm/dx, इसको ले लो dm/dx इंटू ये t विल बी कैंसल्ड आउट, क्या बचा d/2 इंटू z, dm/dx d/2i इंटू z। ओके, एंड व्हाट इज दिस dm/dx, dm/dx क्या है, चेंज इन बेंडिंग मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज नथिंग बट शेयर फोर्स, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। सो दिस dm/dx इज नथिंग बट f
इंटू डी इंटू जेड डिवाइडेड बाय 2i. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर shear स्ट्रेस अक्रॉस द सेक्शन. ओके, ये हमको मिला shear स्ट्रेस का एक एक्सप्रेशन अक्रॉस द सेक्शन. अब ध्यान दो थोड़ा सा, Q इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, एफ डी जेड अपॉन 2i. ओके, और ये याद करो लास्ट यूनिट में हमने जो इसका देखा था, तो यहाँ पर हमको क्या मिला था, टाउ इज इक्वल टू एफ ए वाई बार अपॉन आई इंटू पी. ये देखा था हमने. ओके, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था हम ये इसके विड्थ वाइज देख रहे थे. अब हमको देखना है थिकनेस वाइज. तो थिकनेस वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा दिख रहा है आपको, एफ डी जेड अपॉन 2 इंटू आई. ठीक है, अब ध्यान दो इधर कि शेयर फोर्स जो है वो कांस्टेंट है. किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो शेयर फोर्स तो कांस्टेंट है. डी की वैल्यू भी कांस्टेंट ही है. ये दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है डी, जो कि कांस्टेंट है. आई भी जो लेते हैं हम पूरे सेक्शन का लेते हैं, ये भी कांस्टेंट है. दैट मीन्स क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड. दैट मीन्स जेड की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा हमको क्यू की वैल्यू मिलेगी. ठीक है, जेड की वैल्यू बढ़ते जाएगी, क्यू की वैल्यू बढ़ते जाएगी, और मैक्सिमम कहाँ पर मिलेगी, जहाँ पर z मैक्सिमम है. ओके, तो अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं बनाना चाहूँ तो डिस्ट्रीब्यूशन अब देखो इसका किस तरह से बनेगा. उसको मैं 2D में ही बनाता हूँ, 3D में और इस फिगर को अपन ख़राब नहीं करते ज़्यादा. तो ये हमारा सी सेक्शन है. इसका अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ वाइज देखूँ तो डिस्ट्रीब्यूशन इज लाइक दिस. ये हमने ऑलरेडी देखा है. ओके, और अगर मैं थिकनेस वाइज देखूं तो थिकनेस वाइज क्या हो रहा है, जैसे जैसे z की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ये हमारा z है, z की वैल्यू में जैसे जैसे बढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे इसकी shear स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती जाएगी और मैक्सिमम मिलेगी हमको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे. तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन क्रॉस सेक्शन वाइज. गेटिंग दिस नॉट? ओके, आई थिंक ये चीज़ क्लियर है. सिमिलरली यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो ये इस तरह से ऐसा क्लियर है कि नहीं है. ठीक है, मतलब ये अगर मैं देखूं ये हमारा सी सेक्शन है. ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है, ध्यान दो कि जैसे जैसे मैं अंदर की तरफ आ रहा हूँ, जैसे जैसे मैं इधर की तरफ आ रहा हूँ, वैसे वैसे shear स्ट्रेस मेरी बढ़ते जा रही है. ओके, इसके अलोंग मैंने आपको दिखा दिया. इसके अलोंग कैसा होगा, जैसे ऊपर से नीचे आ रहा हूँ तो मैं क्या हो रहा है, ये ऐसा ये डिस्ट्रीब्यूशन हमको यहाँ पर मिलेगा. ठीक है, बट अगर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तब क्या होगा, इधर से इधर की ओर जा रहा हूँ, तो इधर से जैसे जैसे मैं बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे shear स्ट्रेस की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी. और कैसे बढ़ रही है, वो लीनियरली बढ़ रही है. यहाँ तो पैराबोलिकली बढ़ रही थी. ओके, याद करो लास्ट यूनिट में हमने जो एक्सप्रेशन देखा था shear स्ट्रेस का, यहाँ इसके अलोंग पैराबोलिकली बढ़ रही है, बट इसके अलोंग जब मैं देख रहा हूँ तो वो लीनियरली बढ़ रही है. तो लीनियरली बढ़ रही है मतलब मैक्सिमम कहाँ पर मिलेगी, हमको यहाँ पर मिलेगी. ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हमको यहाँ पर मिलेगा shear स्ट्रेस का. गेटिंग दिस ना? और ये चीज़ ऑब्वियसली यहाँ पर हमारा shear स्ट्रेस जीरो होगा. क्यों? क्योंकि अदर सेम चीज़ कि इधर भी इसके अलावा भी कोई लेयर नहीं है. जैसे ऊपर और नीचे जीरो होता है shear स्ट्रेस, वैसे ही यहाँ पर भी जीरो होगा. क्यों? क्योंकि इसके आगे और कोई लेयर नहीं है, इसके पीछे यहाँ कोई लेयर नहीं. तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमारा shear स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जीरो होगा, और यहाँ पर हमारा जहाँ पर z की वैल्यू मैक्सिमम है वहाँ पर हमारा shear स्ट्रेस जो है वो मैक्सिमम होगा. आई थिंक ये चीज़ क्लियर है. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आपको आई सेक्शन का दिखाऊँ तो ये एक्सप्रेशन आई गेस क्लियर है. ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एक्सप्रेशन क्लियर है कि किस तरह से shear स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं विड्थ वाइज देखूँ तो थिकनेस वाइज देखूँ तो थिकनेस वाइज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. विड्थ बोल लो, थिकनेस बोल लो, अपन इसको विड्थ बोल रहे हैं, इसको मैं बी बोल रहा हूँ, इसको थिकनेस बोल रहा हूँ. ओके, तो बी विड्थ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा, थिकनेस वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो ऐसा होगा. क्लियर है ये चीज़? ठीक है, सेम चीज़ अगर मैं आपको आई सेक्शन में दिखाऊँ तो आई सेक्शन में क्या होगा, देखो सेम चीज़ आई सेक्शन में देखो. ठीक है, तो क्या होगा, अब इसमें थोड़ा सा चेंज देखो. अब ये होगा कि z में जो कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ से डिस्टेंस में कंसिडर करता हूँ, यहाँ से डिस्टेंस में कंसिडर कर रहा हूँ. z की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे shear स्ट्रेस जो है वो बढ़ेगी. मैक्सिमम कहाँ पर मिलेगी हमको, यहाँ पर एक्सिस ऑफ सेंट्रॉइड में इसके. ठीक है, बट क्या यहाँ से यहाँ पर और बढ़ेगी क्या, नहीं. ओके, क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ये भी हमारा एक यहाँ जो सेक्शन आ रहा है यहाँ पर भी हमारी जो shear स्ट्रेस होगी वो जीरो होगी, तो यहाँ पर भी जीरो होगी, तो यहाँ से भी सेम तरीके से चलेंगे. इसको मैं मान सकता हूँ ये सी सेक्शन, ये देखो ये सी सेक्शन. तो दो सी सेक्शन को मैं कंबाइन कर दिया हूँ. एक ये वाला सी सेक्शन है, एक ये वाला सी सेक्शन है. एक इधर का सी सेक्शन है, एक मैं उसको मिरर इमेज बना के इधर का सी सेक्शन कर दिया हूँ. दोनों को मैं इस तरह से कंबाइन कर रहा हूँ, तो मेरा आई सेक्शन बन गया. ठीक है, तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन देखूँ तो भी सेम मिलेगा मुझे. ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ये मिलेगा आई सेक्शन का. ठीक है, तो आई सेक्शन में यहाँ से यहाँ ऐसा, और फिर अगर मैं विड्थ वाइज देखूँ तो ये हो जाएगा हमारा ऐसा. दैट्स इट, सिंपल है ये चीज़. ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से इसका shear फ्लो का डायरेक्शन होना चाहिए, shear स्ट्रेस का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए और shear फ्लो किस तरह से बनना चाहिए इसमें. ठीक है, ध्यान से समझो इस चीज़ को.
अच्छा, अब हमने क्या देखा कि ये पर्टिकुलर सेक्शन मैंने ABCD यहाँ से इसको मैंने कट कर दिया, ये हमने यहाँ पर लेके आया। यहाँ पर हमारा बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा था विच वाज M+dm, और यहाँ पर हमारा बेंडिंग मोमेंट कम था विच वाज M। ओके, डेट मीन्स नेट जो टेंसाइल फोर्स लग रहा था हमारा, नेट टेंसाइल फोर्स ये इस डायरेक्शन में लग रहा था, और इसको बैलेंस करने के लिए हमको दूसरे डायरेक्शन में हमारा जो शेयर फोर्स है वो दूसरे डायरेक्शन में लगेगा। बट वो कौन से सेक्शन में लगेगा? इट विल एक्ट अलॉन्ग दिस पर्टिकुलर सेक्शन, ये वाले सेक्शन में लगेगा। क्यों लगेगा, क्या लगेगा, ये सारी चीज़ें क्लियर होगी, क्योंकि शेयर स्ट्रेस कभी भी एक फेस में नहीं लगता। अब इस फेस में लगेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग कई और फेसेस में लगेंगे। देखो इस चीज़ को यहाँ से समझो कि ये जो सी सेक्शन मैंने बनाया हूँ यहाँ पर, ये आपकी ये वाला फिक्स पार्ट है, इसको मैं फिक्स पार्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया है ये, ठीक है, और इसका एक छोटा सा ब्लॉक मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ आपको। तो ये जो है ये स्मॉल ब्लॉक जो आप ये देख पा रहे हैं, ये स्मॉल ब्लॉक है, ये सी सेक्शन है। करेंगे तो इस सी सेक्शन में यहाँ पर हमारा मोमेंट कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो हमारा जो फोर्स लगेगा, नेट फोर्स जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। बेंडिंग फोर्स जो नेट टेंसाइल फोर्स जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा ना। इसके करस्पॉन्डिंग ये अगर मैं एक छोटा सा ब्लॉक निकालूँ, ये मैं ब्लॉक निकाल के आपको दिखाई देता हूँ। ये ब्लॉक मैंने निकाला, तो इस ब्लॉक में जो फोर्स लगेगा मेरा, जूम करना, इस ब्लॉक में जो फोर्स लगेगा डेट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में इसका फोर्स लगेगा, ये ऐसा। गेटिंग दिस? तो ये मैंने ब्लॉक ये इस तरह से यहाँ जोड़ दिया है, ये ऐसा ब्लॉक जुड़ा हुआ है। लेकिन जब मैं इसको निकाल रहा हूँ, ओके, तो नेट फोर्स क्योंकि इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये इस पर्टिकुलर ब्लॉक का अगर मैं देखूँ तो ये नेट फोर्स मेरा, ये जो शेयर फोर्स है वो इस पर्टिकुलर प्लेन में ऐसा लग रहा है। गेटिंग दिस नॉट? ये ऐसा। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। लेकिन शेयर फोर्स की एक खासियत हमने देखी है, कभी भी शेयर फोर्स जो लगता है वो सारे सेक्शन पे लगता है, और वो उसका हम डायरेक्शन भी देखते आए हैं किस तरह से रहता है। दिस इज ऑलवेज हेड टू हेड एंड टेल टू टेल। ये हेड टू हेड लगता है और टेल टू टेल लगता है। कभी भी आप शेयर स्ट्रेस को हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको याद होगा। कभी भी कब कहाँ लगता है, वो हेड टू हेड लगता है, टेल टू टेल लगता है। तो जब इस फेस में इस तरह से लग रहा है, तो इस फेस में जब लगेगा तो यही इसी का जो करस्पॉन्डिंग शेयर फोर्स इस फेस में लगेगा वो भी इसका हेड टू हेड मिलना चाहिए। ये इसका हेड और इसका हेड ये आपस में मिलना चाहिए। गेटिंग दिस? तो ये हमारा शेयर फोर्स लग रहा है यहाँ पर, ये ऐसा लग रहा है। ये मैं एक छोटा सा पोर्शन आपको दिखा रहा हूँ। ये इस तरह से यहाँ पर लगा, ये यहाँ पर ऐसा लग रहा है, तो ऑब्वियसली ये इस फेस में लगेगा तो ये ऐसा लगेगा, ये ऐसा। ये समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, मतलब ये इस पर्टिकुलर फेस में ये ऐसा लगेगा। ये क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। अब यहाँ से यहाँ की ओर मैं जैसे जैसे जा रहा हूँ, शेयर स्ट्रेस की वैल्यू जो कम वो है वो बढ़ते जा रही है, बट इसका जो डायरेक्शन है वो इस तरह से, इसका फ्लो का जो डायरेक्शन लगेगा वो इस तरह से बनेगा। क्लियर है ये चीज़? ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और ध्यान दो कि यही चीज़ नीचे आके क्या हो जाएगी। अगर मैं नीचे का कोई पोर्शन ले रहा हूँ, ठीक है, तो नीचे तो क्योंकि कंप्रेसिव फोर्स है, यहाँ अभी इसी को लेट सपोज ये अब नीचे का है, नीचे का पोर्शन है, तो अभी तक तो क्या था कि ये टेंसाइल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था, ये ऐसा इस डायरेक्शन में लग रहा था। अब क्या होगा, नीचे में क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, तो ये कंप्रेसिव यहाँ इस डायरेक्शन में, ये कंप्रेसिव इस डायरेक्शन में। इसका जो स्ट्रेस है डेट इज मोमेंट है डेट इज m, इसका जो मोमेंट है डेट इज m+dm। इसका मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होगा। तो नेट फोर्स, नेट टेंसाइल फोर्स या नेट नॉर्मल फोर्स यू कैन से, नेट नॉर्मल फोर्स हमारा जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। गेटिंग दिस नॉट? ओके, तो इसलिए शेयर स्ट्रेस जो लगेगा अब वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये मैं नीचे की बात कर रहा हूँ, नीचे में अपोजिट डायरेक्शन। ऊपर में क्या हो रहा था, फिर से समझ लो इस चीज़ को, बहुत ध्यान से समझो। ऊपर में क्या हो रहा था, एक मिनट, देखो इसको ध्यान से समझो। ये मैंने एक बॉक्स ले लेता हूँ मैं, ये यहाँ पर मैं फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने फिक्स किया, वी आर एज्यूमिंग ऑब्वियसली हॉगिंग मोमेंट। हॉगिंग मोमेंट हम एज्यूम कर रहे हैं, इसको मैंने कैंटिलीवर के फॉर्म में बनाया है, आप देख सकते हैं। मतलब यहाँ पर हमारा मोमेंट जो होगा वो कम होगा, क्यों? क्योंकि फोर्स जो लगता है वो कहाँ लगेगा, हमारा एंड पे लगेगा, फ्री एंड पे फोर्स हमारा लग रहा है। डेट मीन्स यहाँ का मोमेंट ऑब्वियसली कम होगा, और जैसे जैसे मैं पीछे जाऊँगा वहाँ का मोमेंट मेरा बढ़ेगा। ये चीज़ क्लियर है? ठीक है। तो अब यहाँ का मोमेंट कम है, यहाँ का मोमेंट ज़्यादा है, तो नेट फोर्स जो लगेगा मेरा, वो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इसको मैं थोड़ा सा अलग करके आपको दिखाऊं। तो नेट फोर्स, ये इसमें टेंसाइल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है।
ये अगर मैं पोर्शन देखूँ तो यहाँ पर टेंसाइल फोर्सेस डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ पर मेरा टेंसाइल फोर्सेस डायरेक्शन में लग रहा है, बट इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है, तो नेट फोर्स मेरा लगा इस डायरेक्शन में। यहाँ तक क्लियर है। अब नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लगा तो मेरा शेयर फोर्स जो है वो उसको बैलेंस करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो इसलिए नेट फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में, मतलब मेरी तरफ लग रहा है, पीछे की तरफ लग रहा है, तो शेयर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये मैंने आपको शेयर फोर्स यहाँ पर ही बना के दिखाया। ये क्लियर है? ठीक है। तो अब क्योंकि ये हेड टू हेड बनना चाहिए, तो इसका जो फोर्स है, जो डायरेक्शन है शेयर फोर्स का डायरेक्शन, यहाँ पर इस फेज में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ये फ्री एंड वाला फेस है, फिक्स एंड वाला फेस नहीं है। ये चीज़ समझ में आई? ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर ऐसा दिखेगा, और यहाँ से यहाँ की ओर मैं जैसे जैसे आ रहा हूँ वैसे वैसे शेयर फोर्स की वैल्यू, शेयर स्ट्रेस की वैल्यू जो है वो बढ़ते जा रही है। यहाँ से यहाँ जितना था फिर यहाँ और बढ़ गया, और लीनियरली वो बढ़ रही है। हमने उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्ट्रीब्यूशन है डेट विल बी लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है। पर अब मैं नीचे की तरफ आ जाऊँ तो नीचे क्या हो रहा है, अब ध्यान दो, इधर कंप्रेसिव लग रहा है, इधर पीछे भी कंप्रेसिव लग रहा है, ये आगे कंप्रेसिव है, ये पीछे भी कंप्रेसिव है, ये फिक्स एंड है, ये दोनों साइड कंप्रेसिव है। बट ये वाला, ये m प्लस डी एम वाला है, ये m वाला है, मतलब ये ज़्यादा होगा, ये कम होगा। तो नेट कंप्रेसिव मेरा किस डायरेक्शन में लग रहा है? मेरा नेट कंप्रेसिव लग रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये मेरा नेट कंप्रेसिव लग रहा है। ये समझ में आया नहीं आया? ये नेट कंप्रेसिव इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो शेयर किस डायरेक्शन में लगेगा? तो ऑब्वियसली अगर मैं इसका पोर्शन निकाल के आपको दिखाऊं तो इसमें जो शेयर लगेगा मेरा इस अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये फिर से देख लो, ये नीचे का पोर्शन है, नेट कंप्रेसिव मेरा इस डायरेक्शन में लगेगा। फिर से देख लो, यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ये कंप्रेसिव का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इधर के कंप्रेसिव का मैग्नीट्यूड कम है, ब्लू वाला कम है, ब्लैक वाला ज़्यादा है, तो नेट फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में लगेगा, ये वाले डायरेक्शन में। ठीक है। तो शेयर जो है वो इस पोर्शन को अगर मैं निकालूँ तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में शेयर लग गया। ठीक है। तो ये यहाँ पर शेयर लग रहा है, अब इसमें यहाँ शेयर लग रहा है, तो अगर मैं फ्रंट फेस देखूँ तो इससे हेड टू हेड और टेल टू टेल मिलना चाहिए, तो ये इसका, इसकी टेल और इसकी टेल यहाँ पर मिलनी चाहिए, तो ये मेरा ये ऐसा बने, ये शेयर ऐसा लग रहा था तो ये ऐसा, ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। ये ऐसा, सिमिलरली यहाँ पर ये ऐसा, ये हमारा फ्लो बनते जा रहा है, ये शेयर का फ्लो, नीचे वाले फ्लेंज में ऐसा, ऊपर वाले फ्लेंज में ऐसा। गेटिंग दिस? एंड ऑब्वियसली ये वेब में अगर मैं देखूं तो ये कंप्लीट करने के लिए, ये फ्लो कंप्लीट होने के लिए, और यहाँ पर क्योंकि मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो नेट फोर्स इसका नीचे की ओर ये इस तरह से लगेगा, तो ये हमारा टोटल फ्लो जो है, शेयर फ्लो जो है, वो शेयर फ्लो हमारा इस तरह से मिलेगा। ये शेयर फ्लो आई थिंक अब समझ में आ रही होगी चीज़। ठीक है, किस डायरेक्शन में शेयर जो है वो फ्लो हो रहा है, ये दिस इज कॉल्ड अ शेयर फ्लो। ठीक है। तो इसलिए नेट शेयर फ्लो हमको जो मिलेगा दैट विल बी लाइक दिस, ये शेयर फ्लो इस सी सेक्शन का हमको ऐसा मिलेगा। गेटिंग दिस? इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। हो क्या रहा है, सबसे पहले हमने क्या किया कि इसके अलोंग हम शेयर स्ट्रेस देख रहे थे, तो इसके अलोंग ऑब्वियसली यहाँ पर हमको मैक्सिमम मिल रहा था, यहाँ पर 0 मिल रहा था, यहाँ हमको मैक्सिमम मिल रहा था, बट उसका डायरेक्शन अब हमने देखा, इसका डायरेक्शन फिर हमने देखा, तो डायरेक्शन हमको क्या दिखा, क्योंकि नेट फोर्स इसका इस डायरेक्शन में लग रहा है, ऊपर वाला अगर मैं सेक्शन देखूं, टॉप मोस्ट सेक्शन देखूं, वी आर कंसिडरिंग हॉगिंग मोमेंट, ये क्योंकि कैंटिलीवर है, हॉग हो गया, ये ऊपर से टेंसाइल होगा, नीचे से कंप्रेसिव होगा, तो क्योंकि ऊपर से टेंसाइल है तो नेट फोर्स इसका इस डायरेक्शन में है, तो शेयर फोर्स इसका इस डायरेक्शन में होगा, शेयर फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ का अगर मैं फ्रंट फेस ABCD का देखूँ तो इसका शेयर फोर्स का डायरेक्शन ये वाला होगा, लाइक दिस। तो ये हमारा फ्लो बन गया। सिमिलरली नीचे के लिए अगर मैं देखूँ तो नीचे क्योंकि कंप्रेसिव है तो नेट फोर्स हमारा अगेन इस डायरेक्शन में होगा, ये ज़्यादा है, ये कम है, तो नेट फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो शेयर फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में गया, हेड टू हेड मिलाओ, टेल टू टेल मिलाओ, ये इसका टेल और इसका टेल मिल गया, तो ये शेयर फ्लो का डायरेक्शन हमारा ये हो गया। ओके, और ये सेंटर में वेब में हमारा इस तरह से। गेटिंग दिस नाउ? ओके, सो दिस इज नथिंग बट द शेयर फ्लो। अब ये इसका देखो, अब ध्यान दो, अब मैं थोड़ी सी अब भूमिका बना रहा हूँ आपको, शेयर सेंटर का जो डेरिवेशन है वहाँ के लिए मैं थोड़ी सी अब आपको भूमिका बना रहा हूँ कि अब मैं अगर मान लो कि बात यही सेम चीज़ अगर मैं आई सेक्शन के लिए करता तो आई सेक्शन में मेरा किस तरह से मिलता, आई सेक्शन का मैंने आपको बताया ही, आई सेक्शन में कैसा मिलता, ठीक है। सेम चीज़ आई सेक्शन में क्या होता, अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक शेयर फोर्स जो है वो बढ़ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक फोर्स फ्लो ऐसा, सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक भी शेयर फोर्स बढ़ता है, तो ये फ्लो ऐसा, ये नीचे की ओर ऐसा, और ये यहाँ पर ऐसा। आई सेक्शन को आप 2 सी सेक्शन
कंबाइंड बैक टू बैक, आप दोनों सी सेक्शन को अगर आप बैक टू बैक अगर आप कंबाइन कर दे तो आपको आई सेक्शन मिल जाएगा। ये इसी तरह का सी सेक्शन एक और मैं लगा दूँ तो वो आई सेक्शन मिल जाएगा। तो ये आई सेक्शन का शेयर फ्लो हमारा इस तरह से मिलेगा। आई थिंक दिस इज क्लियर, ये क्लियर है, ठीक है। ओके, सो ये तो हो गया हमारे फ्रंट फेस का। सिमिलरली अगर मैं यही चीज़ बैक फेस में देखूँ, पीछे की तरफ, मतलब जो फिक्स साइड है उसकी तरफ अगर मैं देखूँ, ओके, ये देख सकते हैं, ये फ्रंट फेस में इस तरह से फ्लो मिला। यही फ्लो अगर मैं इसमें देखूँ तो ये क्या होगा, देखो, ओके। अब इसमें क्या हो रहा है, नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, यहीं पर मैं आपको दिखा देता हूँ। नेट फोर्स हमारा लग रहा है, ये देखो, ये लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो हेड टू हेड और टेल टू टेल अगर मैं करूँ तो ये हो जाएगा मेरा इस डायरेक्शन में, ये ऐसा, ठीक है। तो ये हुआ मेरा इस डायरेक्शन में, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। यहाँ का हो जाएगा अपोजिट में, ऐसा ऐसा ऐसा, ये ऐसा, लाइक दिस। ये हो गया हमारा ऐसा, ये हो गया हमारा ऐसा। सिंपल है, गेटिंग दिस नॉट? क्यों? क्योंकि ये बैक फेस में देखें यही चीज़, ये तो फ्रंट फेस हो गया। बैक फेस में अगर मैं आपको बताऊं, बैक फेस में इसका अपोजिट हो जाएगा ये ऐसा। इसे शेयर फ्लो बैक फेस का। बैक फेस किसको बोल रहा हूँ मैं, जो कि फिक्स साइड वाला फेस है उसको मैं बैक फेस बोल रहा हूँ, जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा है। क्लियर है ये चीज़, ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं शेयर सेंटर। शेयर सेंटर के कंसेप्ट। अब शेयर सेंटर का कंसेप्ट देखो, ध्यान से समझो। शेयर सेंटर का पर्पस है, ये आपको समझ में आ गया कि भाई अगर मैं सेंट्रॉइड के अबाउट इसमें लोड लगा रहा हूँ, कुछ एक सेक्शन विच इज़ नॉट सिमेट्रिकल अबाउट इट्स एक्सिस, उस एक्सिस ऑफ सेंट्रोइडल एक्सिस में उसमें अगर मैं फोर्स लगाता हूँ तो वो ट्विस्टिंग भी प्रोड्यूस कर रहा है। और ट्विस्टिंग प्रोड्यूस क्यों कर रहा है, ये भी आपको समझ में आ गया कि भाई ये वाला फोर्स जो है ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है। दिस इज टुगेदर क्रिएटिंग अ कपल। यही चीज़ अगर मैं आई सेक्शन में अगर आपको देखता, मैं बताता, आई सेक्शन में क्या हो रहा था, ये बैलेंस हो रहा था, ये दोनों कपल आपस में बैलेंस हो रहे हैं। बट इसमें ये चीज़ बैलेंस नहीं हो पा रही है। ये क्या हो रही है, क्योंकि एक ही साइड में, ठीक है, तो एक ही साइड में है, तो ये क्या होगा, ये इस तरह से कपल क्रिएट कर रहा है। गेटिंग दिस? तो इस कपल को अब बैलेंस करना है। कुल मिला के हमारा जो काम रहना चाहिए वो काम क्या है कि इस कपल को होने नहीं देना है ये, क्योंकि ट्विस्टिंग कपल है, ये एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस प्रोड्यूस कर देगा, शेयर स्ट्रेस ज़बरदस्ती की। एक तो ये तो ट्रांसफर शेयर तो खैर लग ही रहा है, उसको तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, बट एक ट्विस्टिंग शेयर स्ट्रेस ये एक्स्ट्रा स्ट्रेस प्रोड्यूस कर देगा। तो अभी हमारा पर्पस क्या होना चाहिए कि इस एक्स्ट्रा स्ट्रेस को प्रिवेंट करना है। तो अब उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम इस फोर्स को, जो फोर्स अभी तक सेंट्रॉइड में लगा रहे थे, उसको सेंट्रॉइड में ना लगा के ऐसी जगह लगा सकते हैं जहाँ से ये चीज़ बैलेंस हो जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने एक पॉइंट ऐसा ढूंढा जहाँ पर अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो ये फोर्स क्या कर रहा है, इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है। दैट्स इट। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट हमको अब यूज़ करना है कहाँ पर, शेयर सेंटर निकालने के लिए। तो ये पर्टिकुलर सेंटर, दिस पर्टिकुलर सेंटर इज नथिंग बट शेयर सेंटर। तो अब मुझे क्या करना है, शेयर सेंटर कितने डिस्टेंस पे वो निकालना है। तो ये मेरा हो गया फोर्स P, लगा रहा हूँ मैं कितने डिस्टेंस पे, एट ए डिस्टेंस E फ्रॉम द, ये इसके न्यूट्रल एक्सिस के से अगर मैं देखूँ तो E डिस्टेंस पे लगा रहा हूँ। तो ये E डिस्टेंस मेरा कितना होगा, ये निकालना है। गेटिंग दिस नॉट? ओके, अब देखो बहुत सिंपल है। अब यहाँ से अब इसका ये चीज़ समझ में आ गई तो फिर निकालना है, डेरिवेशन निकालना बहुत सिंपल है ना। हाउ टू डिटरमाइन दिस? सो ओके, सो ये हमारा सी सेक्शन है, ये हमारा शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन, शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू FdZ/2I, ठीक है। और इसका अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊँ तो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको दिखाया, ये इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मैक्सिमम जो होगा इस पॉइंट पे, जीरो जो होगा फ्री एंड पे, एंड पॉइंट पे, ठीक है। अच्छा, अब मुझे करना क्या है, अब ध्यान दो, मुझे करना ये है कि ये जो शेयर फोर्स जो डेवलप हो रहा है इसके कारण एक मोमेंट डेवलप हो रहा है, तो वो मोमेंट की वैल्यू आखिर कितनी है। तो वो मोमेंट की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर मुझे ये शेयर फोर्स की वैल्यू मिल जाए, ओके। ये जितना, एक चीज़ और ध्यान में रखना कि वेदर दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज इक्वल और नॉट, मतलब ये जो चैनल सेक्शन है, चैनल सेक्शन की लेंथ कम है ज़्यादा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं आई सेक्शन भी बनाऊँ विच इज़ हैविंग अनइक्वल लेंथ, अनइक्वल चैनल सेक्शन लेंथ, तब भी इसमें जो फोर्स प्रोड्यूस होगा दोनों फ्लेंजेस में, ओके, ये फोर्स की वैल्यू जो होगी डेट विल बी सेम। डेट मीन्स इस फोर्स की वैल्यू जितनी है सेम विल बी द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर फोर्स, ओके। यहाँ पर इस फ्लेंज में टोटल शेयर फोर्स जितना डेवलप हो रहा है, टोटल शेयर फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर फ्लेंज में टोटल शेयर फोर्स जितना डेवलप हो रहा है उतना ही शेयर फोर्स इस पर्टिकुलर फ्लेंज में डेवलप होगा। गेटिंग दिस नॉट? ओके। अच्छा, अब सवाल उठता है कि ये टोटल शेयर फोर्स अगर हमको निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा शेयर फोर्स 0 है,
इस पॉइंट पे शेयर फोर्स 0 है, मैक्सिमम यहाँ पर है, कितना है मैक्सिमम कितना है, तो क्यू मैक्स अगर मैं निकालूं तो यहाँ पर z को, सिर्फ z ही वेरिएबल है तो z को रिप्लेस कर दो टोटल विड्थ से विच इज b, ओके, तो क्यू मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डी बी अपॉन 2i, एफ डी बी अपॉन 2i, एफ डी बी अपॉन 2 इंटू आई। ये क्लियर है, ये मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड है। नाउ व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम शेयर फोर्स, एफ मैक्स कितना हो जाएगा, तो इंटू इसका एरिया कर दो, तो ये एरिया कितना हो जाएगा, एफ डी बी अपॉन 2i इंटू फ्लेंज का एरिया, फ्लेंज का एरिया कितना है, ये थिकनेस हमारी t, विड्थ हमारी b इंटू b इंटू टी, एफ मैक्स, ये मैक्सिमम, ये 0, गेटिंग दिस। बट हमको क्या निकालना है, देखो फोर्स जो निकालते हैं ऑब्वियसली जब हम मोमेंट लेंगे तो एक एवरेज फोर्स हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि थ्रू आउट द सेक्शन ये फोर्स जो है वो वेरी कर रहा है, यहाँ 0 है, यहाँ मैक्सिमम है, फॉर्चुनेटली ये लीनियर है, तो ये लीनियर है तो एक चीज़ अच्छी ये हो जाती है कि हम सीधा सीधा एवरेज फोर्स वहाँ पर से डायरेक्टली उसका एवरेज लेके 0 प्लस दिस बाय 2 से निकाल सकते हैं, टोटल एवरेज फोर्स डिवाइड बाय एवरेज एरिया करते हैं तो हमको एवरेज शेयर स्ट्रेस मिलती है, आप जानते हैं ये चीज़, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज ये मैक्सिमम फोर्स हो गया, तो एवरेज फोर्स कितना हो जाएगा, एवरेज फोर्स विल बी इक्वल टू 0, यहाँ 0 है, प्लस मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना है, एफ डी बी स्क्वायर टी अपॉन 2 इंटू आई डिवाइडेड बाई 2, दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2, इससे एवरेज मिल जाएगा, दिस इज एवरेज फोर्स एक्टिंग, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा हमको, एफ डी बी स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 विच इज़ 4i, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये फ्लेंज का एवरेज फोर्स, इस फ्लेंज का एवरेज फोर्स हमको मिल गया। नाउ व्हाट विल बी द मोमेंट प्रोड्यूस्ड, मोमेंट विल बी व्हाट, इस फोर्स के कारण जो मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये क्या है, हमारा कपल है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, सॉरी इक्वल फोर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ये कपल है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है हमारा d, ओके। तो मोमेंट कितना हो जाएगा, मोमेंट विल बी इक्वल टू एफ डी बी स्क्वायर टी अपॉन 4i इंटू दिस डिस्टेंस विच इज d, तो एफ डी स्क्वायर बी स्क्वायर टी अपॉन 4 इंटू आई, दिस इज द मोमेंट प्रोड्यूस्ड। इसी मोमेंट को हमको इस फोर्स P से बैलेंस करना है, तो वो कैसे करेंगे, सो दिस शुड बी इक्वल टू P इंटू ई, एज सिंपल एज दैट, ओके। और यू कैन से F इंटू ई, ये क्योंकि शेयर फोर्स का मैग्नीट्यूड हम F ले रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा F, ओके। देखो ये चीज़ में कंफ्यूज मत हो, ये हमारा जो फोर्स है, लेट सपोज ये फोर्स हमारा F फोर्स लग रहा है, ये इस पर्टिकुलर सेक्शन में अगर मैं देखूँ तो टोटल शेयर फोर्स कितना होगा, टोटल शेयर फोर्स मतलब अगर चेंज हो रहा है तो हम उसी चीज़ को एवरेज बोल देते हैं, एवरेज शेयर फोर्स अगर इस पर्टिकुलर सेक्शन में देखूँ तो कितना होगा, जितना F है उतना ही F लगेगा ना यार, ये समझ में आ रही कि नहीं। तो हमने क्या लिया था, यहाँ पर F लिया था, तो इसको भी हमको क्या लेना पड़ेगा, ये जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, जितना फोर्स हम अप्लाई करेंगे उतना ही यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेक्शन में पूरा शेयर फोर्स डेवलप होगा, गेटिंग दिस। तो इसलिए हमने क्या लिया, इसको एफ डी स्क्वायर बी स्क्वायर टी अपॉन 4i इज इक्वल टू एफ इंटू ई, तो ये एफ हमारा कैंसिल आउट, बचा क्या, ये हमारा शेयर सेंटर का डिस्टेंस मिल गया विच इज हाउ मच, डी स्क्वायर बी स्क्वायर टी अपॉन 4 इंटू आई, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ शेयर सेंटर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ के एक्सिस से ये वाले डिस्टेंस जो है दिस पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब कहाँ पर हमको लोड लगाना चाहिए। सो ये बहुत सिंपल है शेयर सेंटर निकालना, सिंपली आप एवरेज फोर्स ले लीजिए, इस फ्लेंज पे कितना फोर्स लग रहा है, उसके कारण कितना मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है और इस फोर्स के कारण कितना मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए। ये मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए बनाया हूँ, आप किसी भी सेक्शन के लिए इस चीज़ को निकाल सकते हो। तो ये डायरेक्टली ये मेथड जो है वो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने में भी ये चीज़ काम आ सकती है, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन डिटरमाइन द शेयर सेंटर, ओके। नाउ वी विल सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर गेट में आए हुए हैं, ऑब्वियसली मैकेनिकल में तो इसी साल ऐड हुआ है, बट सिविल में ये ऑलरेडी था सिलेबस में, तो सिविल में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आए हुए हैं। हाउएवर यू कैन एक्सपेक्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको किसी का शेयर सेंटर निकालने के लिए कहा जा सकता है, उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कि, या फिर किस पर्टिकुलर पॉइंट पे शेयर सेंटर मिलेगा वो चीज़ बोल सकता है, उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं, ठीक है। एक तो जो 2014 में जो क्वेश्चन आया था सिविल में, द पॉसिबल लोकेशन ऑफ शेयर सेंटर ऑफ द चैनल सेक्शन, ये चैनल सेक्शन या सी सेक्शन दिया हुआ है, इसमें शेयर सेंटर का लोकेशन आपको बताना है, पी क्यू आर या फिर एस, आर सेंट्रोइड पॉइंट है, पी क्यू आर या फिर एस, तो ऑब्वियसली इसका कहाँ पर होगा, हमारा पी पे, ठीक है, आंसर शुड बी पी। एक क्वेश्चन और आया था 2019 में, फॉर अ बीम सब्जेक्टेड टू ट्रांसफर शेयर लोड थ्रू शेयर सेंटर, इफ वी आर हैविंग अ बीम जिसमें ट्रांसफर शेयर लोड लग रहा है थ्रू शेयर सेंटर के थ्रू लग रहा है, देन
A, option A, the twist per unit length is 0. The shear stress is uniform throughout the section, cross section. Bending stress in cross section is 0. The shear strain is 0 at the shear center. तो obviously अगर shear center पे लग रहा है, आंसर should be A. The twist per unit length is 0. twist per unit length क्या होगी? 0 होगी. Next क्या बोल रहा है? Second point बोल रहा है the shear stress is uniform throughout the cross section. Not necessarily. shear stress uniform नहीं होती है. ओके, थर्ड पॉइंट बोल रहा है बेंडिंग स्ट्रेस इन द क्रॉस सेक्शन इज 0. बेंडिंग स्ट्रेस से तो रिलेशन है नहीं, बेंडिंग स्ट्रेस तो ऑब्वियसली आएगी, इट कैन नॉट बी 0. द शेयर स्ट्रेन इज 0 एट द शेयर सेंटर. तो शेयर सेंटर पे शेयर स्ट्रेन भी 0 नहीं होगी, तो ऑब्वियसली आंसर शुड बी ए, द ट्विस्ट पर यूनिट लेंथ इज 0. ठीक है, एक और क्वेश्चन जो गेट 2009 में आया था, सिविल में ही अगेन. द पॉइंट विद इन द क्रॉस सेक्शनल प्लेन ऑफ अ बीम थ्रू विच द रिजल्टेंट ऑफ द एक्सटर्नल लोड ऑन द बीम हैज टू पास थ्रू to ensure pure bending without twisting of the cross section of the beam is called. मतलब ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट अगर मैं फोर्स लगाऊं तो मुझे सिर्फ बेंडिंग मिल रही है, ट्विस्टिंग नहीं मिल रही है, that particular point is called. ऑप्शंस दिए हैं A मोमेंट सेंटर, B सेंट्रॉइड, C shear center, D इलास्टिक सेंटर. द आंसर शुड बी C shear center. एज सिंपल एज दैट. सिंपल है. तो इसी तरह से सिंपल क्वेश्चंस ही आएंगे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस अपन इसमें से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं. एट मोस्ट शेयर सेंटर निकालने का, किसी सेक्शन के लिए शेयर सेंटर निकालने का ये कुछ आ सकता है, तो उसमें जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया, डेफिनेटली दैट कंसेप्ट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट.